इस फोटो को जरा ध्यान से देखो कि इसमें आपको जो टॉट बैग दिखाई दे रहा है, क्या आप उसका असली प्राइस इमेजिन कर सकते हैं? इसमें ये जो 3 होल्स हैं, इन्हें देखकर आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि यार मैं तो इसके 500 भी ना दूं। बट इसका असली प्राइस क्या है, जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इस टॉट बैग की असली प्राइस है 14,90,678 रुपए। अजीब लगा ना? हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा बैग नहीं है, LV का टॉट बैग है। $23.4 बिलियन की ब्रांड वैल्यू रखने वाली लुई वुइटन दुनिया भर में इसी तरह के एक्सपेंसिव और लग्जरी फैशन आइटम्स के लिए ही जानी जाती है। और सिर्फ ये बैग ही नहीं, बल्कि इस ब्रांड के पर्स, जूते, टी शर्ट, यहाँ तक कि टॉवल की इतनी प्राइस होती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। सेलिब्रिटीज और बाकी अमीर लोगों के लिए इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स स्टेटस सिंबल का काम करते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये कंपनी आज जिस भी मुकाम पर है, उसकी कामयाबी को देखते हुए कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस ब्रांड की शुरुआत 16 साल के घर से भागे हुए बच्चे ने की थी। इस बच्चे का नाम लुई वुइटन था। इसे ना तो पढ़ना आता था और न ही लिखना, और रहने के लिए कहीं जगह न होने की वजह से कई रातें उसने जंगलों में सोकर बिताई थी। लुई की लाइफ स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि एक भिखारी जैसी हालत होने के बाद भी वो इतनी एक्सपेंसिव कंपनी कैसे खोल पाए। तो चलिए इन्हीं सब चीजों से आज पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि कैसे एक इंसान अगर एक डिफरेंट सोच रखता है तो जो भी वो सपना देखता है वो हकीकत बनाकर दिखाता है। लुई का 1820 में फ्रांस के एक छोटे से गांव एंशे में जन्म हुआ। वहीं पर वो अपनी फैमिली के साथ काम करते करते बड़े हुए, लेकिन वहां ना तो लाइट की कोई सुविधा थी और ना ही पानी की कोई खास सुविधा थी। उनके पिता, जिनका नाम जेवियर था, वो एक फार्मर थे और वो कॉर्न मिल में काम करते थे, जबकि उनकी माँ 2-4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए टोपियां बनाया करती थी। लुई ने कभी भी पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उनके गांव का सबसे नजदीकी स्कूल जो था वो भी 6 मील दूर था। लुई अपने पिता के साथ काम करते थे ताकि वो कुछ पैसे कमाकर घर चलाने में मदद कर सकें। उन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी। उनकी हालत ऐसी थी कि कभी वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है। फिर अचानक उनकी माँ की मौत हो जाने के बाद ये सिचुएशन और भी बदतर हो गई। उनके मरने के कुछ टाइम बाद ही लुई के पिता ने दूसरी शादी कर ली, और ये वाली जो उनकी स्टेप मॉम थी वो बहुत ही मैनिपुलेटिव वुमेन थी। वो बिना वजह लुई को बहुत अब्यूज करती और जब भी उनका मन करता वो उनको मारने पीटने भी लगती। इन सब से बचने के लिए लुई 13 साल की उम्र में घर से भाग गए और भागते हुए उन्होंने पेरिस जाने का सोचा। लेकिन दिक्कत यह थी कि पेरिस उनसे 225 मील दूर था और ना तो लुई के पास इतने पैसे थे और ना ही खाने के लिए खाना। इसीलिए उन्होंने ज्यादा न सोचते हुए पैदल ही सफर शुरू कर दिया। पैसे ना होने की वजह से वो रास्ते में पड़ने वाले जंगलों में भूखे ही सो जाने लगे, और अगर उनके रास्ते में कोई गांव आ जाता तो वहां पर वो पैसे या फिर थोड़े खाने के बदले में छोटे मोटे काम कर लिया करते थे। इस तरह से काम करते हुए लुई ने एक गांव में यह नोटिस किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग ट्रेन से बहुत सफर कर रहे हैं, जिसके लिए बैकपैक की यहाँ फ्यूचर में शायद अब जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए उन्होंने क्राफ्टमैन से लकड़ी के बॉक्सेस बनाना सीख लिया। इसके अलावा उन्होंने मेटल, स्टोन, फैब्रिक और लकड़ी के साथ साथ काम करते हुए उसका यूज करके डिफरेंट चीजें बनाना सीखा। ये छोटी छोटी स्किल जो उन्होंने पेट भर खाना खाने के लिए जुगाड़ करके सीखी थी, आगे चलकर इन्हीं स्किल ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। फिर इस तरह से एक गांव से दूसरे गांव काम करते करते पेरिस तक पहुंचने में उनको 3 साल लग गए। पेरिस आ जाने के बाद लुई को बॉक्स बनाने का काम बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि इतना टाइम उन्होंने अपनी स्किल्स में दिया कि वो बहुत शार्प हो गई थी। यहाँ पर उनका काम अपने क्लाइंट की डिमांड पर कस्टमाइज बॉक्स बनाने का था, और जब उनके क्लाइंट ट्रिप पर जाते तो उन्हें उनके बॉक्स को पैक और अनपैक भी करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पेरिस में जितनी भी लेडीज थीं वो हैवीली कस्टमाइज ड्रेस पहनती थीं, जिन्हें कैरी करने के लिए ऑब्वियसली एक बड़े बैकपैक की जरूरत होती। इसलिए उस टाइम लोग अपना लगेज मैनेज करने के लिए भी बॉक्स मेकर्स को हायर करते थे। इस जॉब को करते हुए लुई की मुलाकात कई अपर क्लास के लोगों से होने लगी, एंड धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ कनेक्शन बढ़ा लिए। लोगों को लुई का काम काफी पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपने काम में बहुत माहिर थे और हर तरह के बैकपैक्स को बहुत ही बारीकी से बनाते थे। फिर उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज तब आया जब 1851 में फ्रांस की क्वीन भी उनकी एक कस्टमर बनकर आई। वो लुई के काम से इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने उनको अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया, और सच में किसी भी बॉक्स मेकर के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लुई, जिनके पास पहले रहने के लिए घर तक नहीं था, अब उन्हें रॉयल लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया, और उनका यह सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। इससे हटके भी उनके विजन्स बहुत बड़े थे। 33 की एज के बाद अब उन्होंने शादी कर ली, और अब तक काम करके उन्होंने जो भी पैसे सेव किए उसे लेकर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ वो अपनी खुद की बॉक्स मेकिंग वर्कशॉप चलाना शुरू किए, ताकि वो यहाँ अपने बनाए प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड के नाम से बेच सकें। अब उस टाइम पेरिस में जिस तरह के लगेज बनाए जाते थे, लुई ने उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की।
उन्होंने नोटिस किया कि चमड़े के बने बॉक्स का ऊपरी हिस्सा कर्व शेप में होता है ताकि बारिश का पानी उससे बहकर नीचे गिर जाए, लेकिन कर्व शेप में होने की वजह से इस बॉक्स को एक साथ रखने में काफी दिक्कतें होती थीं, जिस वजह से उन्हें एक एक करके अलग अलग रखना पड़ता था, जो ऑब्वियसली वेस्टेज वाला काम था। इसीलिए लुई ने अलग अलग मटेरियल के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया ताकि वो चमड़े के बैग से ज्यादा हल्का, टिकाऊ और पानी को रेसिस्ट करने वाला एक अलग बैग बना सके, जो ऊपर से फ्लैट हो और चमड़े के बैग से तो बहुत अच्छा हो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद लुई ने एक नया आइडिया खोज लिया और सूटकेस के लिए बिल्कुल नया डिजाइन बनाया। ये न्यू सूटकेस के उनके डिजाइन इतने अच्छे थे कि उन्होंने उस समय पेरिस में रेवोल्यूशन ला दिया, क्योंकि उनके डिजाइन किए बैग्स को एक साथ रख पाना बहुत आसान था। इसीलिए उनके डिजाइनर बैग्स कुछ ही टाइम में फेमस हो पड़े। अब इस तरह की कामयाबी को देखकर लुई ने ज्यादा देर न करते हुए एक कैटलॉग जारी कर दी, जिससे कस्टमर्स अपनी पसंद के बैकपैक्स अलग अलग वैरायटी में डिजाइन करवा सकें। लगभग 2 साल बाद इस सुंदर तरीके से डिजाइन की हुई सूटकेस की डिमांड अब अमीर लोगों में ज्यादा बढ़ गई। ये सूटकेस उस समय के अमीर लोगों के लिए उनका स्टेटस सिंबल बन गया, जो हर अमीर आदमी के पास होना ही होना था। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे आज के टाइम में हर अमीर दिखने वाले इंसान के पास आईफोन आपको मिल जाएगा। लुई के बनाए ये सूटकेस इतने पॉपुलर हो चुके थे कि सिर्फ वही नहीं बल्कि दुनिया भर से इन्हें ऑर्डर्स आने लगे। इस टाइम लुई की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो अमीर बन चुके थे और उनका बिजनेस पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। बट उनकी ये खुशी और सक्सेस ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई। 1870 में फ्रैंको पर्शियन वॉर की वजह से लुई को रातों रात पेरिस छोड़कर जाना पड़ा और दूर जाकर एक रेफ्यूजी कैंप में हजारों लोगों के साथ रहना पड़ा। इतना फेमस होने के बाद भी उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें कैंप के अंदर पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता था। फिर 1871 में वॉर खत्म हो जाने के बाद जब लुई वापस से अपनी फैमिली के साथ आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर, वर्कशॉप, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वह बर्बाद हो चुका था। यहाँ तक कि वॉर में उनके सारे सामान को भी चुरा लिया गया। बट इस सिचुएशन में भी जहाँ लोग हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यहाँ के बैंक से अपने बचे कुचे पैसे निकाले और फिर से अपना बिजनेस शुरू किया। और इस बार उनका बिजनेस पहले से भी जल्दी फेमस हो गया, क्योंकि इस बार उनके पास पैसे तो भले ही नहीं थे, बट उनके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा था। वॉर की वजह से पेरिस में कई जगहों पर शॉप्स खाली हो चुकी थीं, तो लुई ने सिटी के बीच में एक स्टोर रेंट पर ले लिया, जहां से द ग्रेट होटल और रेलवे स्टेशन दोनों ही नजदीक थे। यहाँ उन्होंने इसलिए लिया ताकि जिन लोगों को लगेज की जरूरत होती वो होटल से निकलते, लगेज लेते और रेलवे स्टेशन चले जाते। एक परफेक्ट लोकेशन के साथ 1872 में लुई वुइटन के इस इनोवेटिव आइडिया ने फिर से उनके बिजनेस को टॉप पर ला दिया। लुई के बॉक्स जो कैनवास के बने हुए थे, उन्हें और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उसमें उन्होंने रेड और बैज कलर के डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। इससे फायदा यह हुआ कि एक तो लगेज बहुत अच्छे दिखने लगे और दूसरा उन्हें दूर से पहचानना आसान था। इतनी पॉपुलैरिटी देखकर बहुत से ब्रांड्स ने एलवी को कॉपी करना शुरू कर दिया, बट एलवी लगेज की क्वालिटी ही इतनी अच्छी थी कि कस्टमर्स ने सिर्फ असली ब्रांड ही प्रेफर किया। 20 सालों तक काम करते हुए लुई ने वापस से अपने बिजनेस को वर्ल्ड फेमस ब्रांड बना दिया। बट सडनली 70 साल की एज में उनकी मौत हो गई और उनके इस काम को उनके बेटे जॉर्ज वुइटन ने हैंड ओवर कर लिया। कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। जॉर्ज ने भी अपने पिता के एलवी के ब्रांड को ग्लोबली एक्सपेंड किया। उन्होंने लंदन में भी एलवी का शोरूम खोला और बिजनेस में लगातार क्वालिटी लाते रहे। पर उस टाइम भी बाकी ब्रांड्स एलवी के डिजाइन्स को कॉपी करते जा रहे थे। इसीलिए उन्हें रोकने के लिए 1896 में जॉर्ज वुइटन ने अपने प्रोडक्ट्स में एलवी का नया मोनोग्राम स्टार्ट कर दिया, ताकि डुप्लीकेट ब्रांड्स के लिए उनका डिजाइन कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसके बाद जॉर्ज ने एलवी बैग्स को एक नया लुक देने का सोचा। यहाँ उन्होंने एलवी बैग्स में एक लॉक लगा दिया। ये लॉक इतना स्ट्रॉन्ग था कि चोरों के लिए इसे खोल पाना लगभग नामुमकिन था। साल 1900 में लुई वुइटन कंपनी के अंदर 100 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करने लगे और ये बिजनेस साल दर साल बढ़ता ही जा रहा था। फिर 1936 में जॉर्ज वुइटन की डेथ के बाद एलवी की लेगेसी उनके बेटे गैस्टन के हाथों में आ गई। लेकिन जिस टाइम गैस्टन ने एलवी को हैंड ओवर किया था, उस टाइम फ्रांस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से गैस्टन को उनकी एलवी की फैक्ट्री बंद करने को कहा गया। एंड अगर उन्हें अपना काम कंटिन्यू करना था तो उसके लिए उन्हें नाजी पार्टी के साथ हाथ मिलाना था, क्योंकि जिन ब्रांड्स ने नाजी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया उन्हें बंद कर दिया गया। इसीलिए गैस्टन को एलवी को बचाने के लिए नाजी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा। फिर 1970 में किसी बीमारी के चलते गैस्टन की डेथ हो गई, लेकिन उनके तीनों बेटों को उस बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से उनके सन इन लॉ हेनरी रसीमेड ने एलवी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। एंड क्योंकि हेनरी को भी पहले से बिजनेस करने का एक्सपीरियंस था, इसीलिए उन्होंने लुई वुइटन को नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करने के लिए उसे रिटेल मॉडल में बदल दिया,
जिससे एलवी का प्रॉफिट मार्जिन 40% से बढ़ गया, जो बाकी ब्रांड्स के प्रॉफिट मार्जिन से काफी ज्यादा था। एंड क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, तो उनकी ये सेल्स $20 मिलियन से सीधा $260 मिलियन तक पहुंच गई। अब इसके बाद हेनरी ने 1986 में लुई वुइटन को पब्लिक करने का डिसाइड किया और उन्होंने अपनी कंपनी के 1 मिलियन शेयर्स बेच दिए। देन यहाँ से उनके जितने भी पैसे बने उनका यूज करके हेनरी ने एलवी को मैसिव लेवल पर वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड किया और अब एलवी ने पहली बार $1 बिलियन की सेल को टच किया। 16 साल के लुई वुइटन ने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो उनको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि ये इतनी आगे आ सकता है। बिजनेस को और ग्रो करने के लिए हेनरी ने लग्जरी ड्रिंक कंपनी मॉय हेनेसी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, जिसके बाद एलवी ग्रुप LVMH बन गया। लेकिन इस मर्जर के बाद भी हेनरी की मॉय हेनेसी के डायरेक्टर के साथ कुछ बन नहीं रही थी, इसीलिए उन्होंने प्रॉपर्टी डेवलपर बर्नार्ड आर्नोल्ड को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अप्रोच किया। बट उन्हें क्या पता था कि इस अप्रोच की वजह से उन्हें ही एलवी ग्रुप से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि जिस फ्रेंड को उन्होंने अपनी मदद के लिए लाया था उन्होंने उनकी पीठ पीछे वार कर दिया और एलवी ग्रुप के 41% शेयर खरीदकर एलवी का मेजोरिटी स्टेक्स अपने अंडर कर लिया। हेनरी ने हालांकि बर्नार्ड पर केस किया, पर कोर्ट भी बर्नार्ड के साथ ही था, इसीलिए गुस्से में हेनरी ने लुई वुइटन से खुद को कट ऑफ कर लिया, जिसके बाद लुई वुइटन की फैमिली लेगेसी एक अजनबी के हाथ में चली गई। LVMH को टेक ओवर करने के बाद बर्नार्ड आर्नोल्ड, जो इस ब्रांड के CEO हैं, वो $242.6 बिलियन की नेटवर्थ के साथ आज इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। सो गाइज, ये थी लुई वुइटन की एक कंप्लीट स्टोरी। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि अगर आप पैशनेट हैं और आपको लोगों की प्रॉब्लम को एनालाइज करना आता है तो आप भी उनको समझकर एक कामयाब बिजनेस जरूर खड़ा कर सकते हैं। बट ये भी तब पॉसिबल है जब आप में नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हो, जैसा लुई में था। अब यहाँ पर अगर आपको बर्नार्ड आर्नोल्ड की लाइफ स्टोरी जाननी है और ये जानना है कि कैसे वो आज इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, तो ये वीडियो पर क्लिक करो, इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।